गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। क्लास 9th में बच्चों आज हम लोग लेसन सेकंड पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जिस लेसन का नाम है रूस में समाजवाद और रूसी क्रांति, जिसके 2 वीडियो में हम लोगों ने इसको 2 पार्ट इसका पढ़ चुके हैं और आज मैं इसका पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले मैप दिखला रही हूँ बच्चों कि ये है हमारा रूसी साम्राज्य। आप देख रही हैं विश्व का ये मानचित्र है, जिसमें आपको मैं रूस के का आपको मानचित्र दिखला रही हूँ। और ये देखिए इसका पड़ोसी देश जर्मनी, और ये देखिए ऑस्ट्रिया, ये देखिए फ्रांस, ये है स्पेन, और ये है हमारा भूमध्य सागर। और ये सब देखिए रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे छोटे छोटे देश हैं। तो ये मैं आपको इसलिए पड़ोसी देश के बारे में तो दिखला रही हूँ कि वैसे भी आजकल जो ये हमारी कोरोना की जो महामारी फैली है, इसमें इन सब देशों का नाम आप बहुत सुन रही होंगी। इटली में बहुत था, फ्रांस में था, स्पेन में था। तो ये सारे देश रूस के पड़ोसी देश हैं। तो अब ये रूस की जो क्रांति हुई थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि रूस में समाजवाद आगे आया और रूस में 2 क्रांति हुई थी। एक 1905 की क्रांति जिसको फरवरी क्रांति, एक 1917 की क्रांति जिसको अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो अब आप आ जाइए, अब हम लोग इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं और हम आपको इस लेसन को पॉइंट वाइज पूरा अलग अलग समझाएंगे, जैसा कि पहले भी मैं आपको हमेशा समझाती हूँ। तो गौर से सुनिएगा बच्चों। आप जब आप देखते हैं बच्चों, तो बहुत अच्छी तरह वीडियो देखिएगा, तो आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए हम 1917 की क्रांति में देखते हैं। 1917 की जो क्रांति हुई थी, तो उस वक़्त वहाँ पे कौन सा था? बोल्शेविक पार्टी का था। बोल्शेविक पार्टी थी जिसका नेता था कौन बच्चों? लेनिन। लेनिन ने अपनी 3 मांगे रखी थी, जिसको किस नाम से जाना गया? अप्रैल थीसिस। वो आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अप्रैल थीसिस में पढ़ा है कि लेनिन ने 3 मांग अपनी रखी थी। अब आ जाइए आप अक्टूबर क्रांति के बारे में। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद में, जो वहाँ की राजधानी थी, वहाँ पे पेट्रोग्राद में बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पे कब्जा करने के लिए राज़ी कर लिया और सोवियत के नेतृत्व में, वहाँ पे ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर 1917 को बच्चों ये विद्रोह शुरू हो गया और उस वक्त वहाँ का नेता केरेंस्की था। उसने सारी सैनिक टुकड़ियों को शहर से बाहर जाने के लिए कह दिया, लेकिन वहाँ पे टेलीग्राफ दफ्तर पे नियंत्रण करने के लिए सैनिकों ने रवाना किया बहुत अपने सैनिक। उसके बाद वहाँ पे आगे चल के उन सैनिकों ने सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लिया और वहाँ पे बमबारी शुरू कर दी। विभिन्न सैनिक ठिकानों को नियंत्रण में ले लिया गया और उसके बाद से वहाँ पे जब मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया था, और वहाँ पे पेट्रोग्राद में रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हो गई और पूरे इलाके पे पूरे पेट्रोग्राद, मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पे बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है अक्टूबर के बाद। ये तो आपकी ये जो शुरुआत हो रही थी अक्टूबर क्रांति के में आपने देखा, उसके बाद से पूरे पे बोल्शेविकों का अधिकार हो गया। अब अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या हुआ? क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो बोल्शेविक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, बोल्शेविक निजी संपत्ति के बिल्कुल खिलाफ थे, और वहाँ पे लोग जो थे वो बड़े बड़े जो सामंतों की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो ज़मीन छोटे किसानों को देने के लिए चाहते थे कि छोटे किसानों को दे दिया जाए, और ताकि बड़े बड़े मकान जो थे उस पर को भी ऐसा किया गया कि उन पे कब्जा कर दिया गया ताकि छोटे छोटे लोग उसमें रह सकें। और ये बोल्शेविक पार्टी जो आप देख रहे हैं, जिनका नेता लेनिन था, इसका नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। और कम्युनिस्ट उसके बाद 1917 में क्या हुआ बच्चों कि बोल्शेविकों ने संविधान सभा में चुनाव किया और जनवरी 1918 में बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। और उसके बाद से रूस में उस वक़्त एकमात्र सोवियत पार्टी जो थी, वहाँ पे सोवियत कांग्रेस जो थी रूस की एकमात्र पार्टी बन गई। जैसे अभी हमारे भारत लोकतांत्रिक देश है तो कई पार्टी है ना, उस वक़्त रूस में एक दलीय राजनीति, रूस कैसा देश बन गया? एक दलीय राजनीतिक पार्टी वाला देश बन गया।
और अब हम आ जाते हैं, आपको देखते हैं कि रूस में कैसे ये गृह युद्ध शुरू हुआ। गृह युद्ध क्या होता है बच्चों? जब एक देश के अंदर ही वहाँ की जो जनता और सरकार के बीच में जो प्रॉब्लम होती है, लोग सरकार से को हटाना चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं, या जो भी आप वहाँ पे माहौल ख़राब हो जाता है, उसको हम कहते हैं गृह युद्ध। तो अब गृह युद्ध में आप देखिए कि ज़्यादातर जो सिपाही वहाँ पे थे वो किसान थे, वो चाहते थे कि हम सेना से छोड़ के घर लौट जाएं। और वहाँ पे 1919 से रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पे सामाजिक क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो गया था। और उसके बाद से वहाँ पे ज़्यादा 1920 तक पूरे भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पे बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब आप देखिए दिसंबर 1922 में क्या हुआ था, सोवियत संघ यूएसएसआर बन गया था। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था कि जो ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर जो थे उसको रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया गणराज्य के रूप में उसको राजनीतिक मान्यता मिल गई। ये अभी जो हम रूस को देखते हैं तो हम ये बोलते हैं इनको सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। अभी जो विश्व के देश में इसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। इसको 19 दिसंबर 1922 में राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। अब आ जाइए आप समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान जो बोल्शेविक थे वो उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो गया था, किसानों को ज़मीन पे खेती करने की छूट भी दे दी गई थी, उसका समाजीकरण भी किया जा चुका था। तो शासन के लिए केंद्रीय नियोजन की व्यवस्था की गई। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट आप सुनिए, जो सोवियत समाजवादी समाज का निर्माण रूस में अब कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1922 से क्या हुआ इसके बारे में आप देखिए कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए 5 साल के लिए लक्ष्य बनाया गया और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। तो पंचवर्षीय योजनाएं पहले 1927 से 32 तक चली, बाद में 33 से 38 तक चली। तो पहली 2 योजनाएं जो थी वो 1922 से 32 तक चली। उस वक्त औद्योगिक विकास को बहुत बढ़ावा दिया गया और ये केंद्रीय नियोजन में आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी गति मिली और ये उत्पादन इनका बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। 1933 से 1933 के 38 तक बच्चों तक वहाँ पे तेल, कोयला, स्टील इन सब के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, 100% वृद्धि हुई और बड़े बड़े औद्योगिक शहर अस्तित्व में आ गए। ये हम पढ़ रहे हैं इसमें कि किस तरह से लेनिन सोवियत संघ को जब मान्यता दे दी गई, मिल गई, तो उसके बाद वहाँ पे समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ। औद्योगिक रूप में रूस बहुत ही एक शक्तिशाली देश बन गया। अब हम आपको आ जाते हैं कि उसके बाद से लेनिन के बाद से वहाँ पे स्टालिनवाद का शासन आ गया। जो अर्थव्यवस्था शुरुआती तौर में खेती के सामूहिकरण से जुड़ा हुआ था, 1927 से 28 तक रूस के शहरों में अनाज का बहुत संकट हो गया। गौर से सुनिएगा, लेनिन के बाद पार्टी की कमान को किसने संभाला? स्टालिन ने। तो स्टालिन को लगा कि अमीर किसान व्यापारी कीमत बढ़ाने के लिए अनाज को नहीं बेच रहे हैं, तो 1928 में जो पार्टी के सदस्य थे उन लोगों ने अनाज उत्पादक जो इलाका थे उन पे दौरा किया, वहाँ से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के निशान पे ठिकानों पे छापा मारा। अब आपको बच्चों ये कुलक के बारे में क्वेश्चन आएगा, टिप्पणी भी आ सकती है, अति लघु भी, शॉर्ट भी, लघु भी आ सकता है कि कुलक कौन थे। रूस में, गौर से सुनिए, रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? कुलक। उसके बाद से स्टालिन ने खेतों के सामूहिकरण की फैसला किया और इसमें ऐसा किया कि खेत बहुत छोटे छोटे हैं, तो 1917 के बाद से ज़मीन किसानों को दे दिया गया और ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे तो आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था, तो उनको आधुनिक खेत विकसित करने के लिए मशीन की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलक का सफाया किया, किसानों से ज़मीन ली और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेतों को बनाना शुरू किया। और इसी को स्टालिन का सामूहिकरण कहते हैं, स्टालिनवाद और सामूहिकरण, इसी को स्टालिन का सामूहिकरण क्या कहा गया। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों पे काम करने का आदेश दे दिया, लेकिन इस सामूहिकरण के बाद से बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई और 1930 से 33 के बीच बच्चों रूस में बहुत बड़ा ये भयंकर अकाल पड़ा।
और बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा और जिससे 40 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए, मर गए। और पार्टी में जो उस वक्त बहुत सारे लोग थे, वो अर्थव्यवस्था के खिलाफ, जो अर्थव्यवस्था थी उसमें उसको वो संभाल नहीं पा रहे थे और सभी ने इन सामूहिकरण के पल को विरोध करने लगे थे। स्टालिन और उसके सामूहिकरण का बहुत ज़्यादा विरोध करने थे, जिसके लिए 1939 तक आते आते 20 लाख लोगों को इसमें जेलों में और श्रम शिविर में भेज दिया गया। तो अब हम आपको सबसे लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये जो 1905 और 1917 की दो क्रांति हुई थी, तो इसका और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या। वैश्विक प्रभाव कहते हैं बच्चों ग्लोबल, जो हमारे पूरी दुनिया है उसके ऊपर ग्लोबल इसको ये कहते हैं, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि जब बोल्शेविक ने वहाँ पे पूरी तरह कायम कर लिया था, सत्ता पे कब्ज़ा कायम कर लिया था, तो बहुत सारे लोग इसको तो समाजवादी पार्टी से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में, और बोल्शेविकों ने जो बनाया था कम्युनिटर्न, ये जो है इन सब चीज़ों में हिस्सा लिया। और कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वहाँ को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्क्स ऑफ द ईस्ट की शिक्षा दी गई थी। तो इस दूसरा विश्व युद्ध जब बच्चों हुआ, दूसरा विश्व कब हुआ हम आपको बताते हैं। 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ। तो जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ उस वक्त तक रूस एक शक्तिशाली देश बन चुका था, एक पिछड़ा हुआ देश एक शक्तिशाली देश बन चुका था। उसके उद्योग, खेती, ये सब बहुत विकसित हो चुके थे। लेकिन बच्चों, गरीबों को भोजन भी मिल रहा था, उनको खेत भी मिल रहा था, घर भी मिल रहा, लेकिन फिर भी वहाँ के नागरिकों को किसी भी तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी बहुत से देशों ने समाजवाद के बारे में सोचा कि समाजवाद के बारे में विचार करना ज़रूरी है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि रूस में कैसे समाजवाद आया, कैसे क्रांति हुई, दो क्रांति हुई। और रूस की क्रांति के वक्त यानी इस द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त रूस एक शक्तिशाली देश के रूप में तक दुनिया में अपने एक कायम हो चुका था, एक शक्तिशाली देश के महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आ रहा था। तो बच्चों ये आपका रूसी क्रांति ख़त्म हुआ। और इस लेसन के एंड में बुक में कुछ क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। वैसे मैं कुछ क्वेश्चन अति लघु भी बना दूंगी, आपको दूंगी, वो भी करना है। और हर लेसन के बुक के एंड में जो क्वेश्चन है वो बच्चों आपको ज़रूर करना है। चलिए, थैंक यू।